नमस्कार, सत श्री अकाल, राम नाम सा, खम्बा गनी, वनक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आफ्टर आफ्टर सम इंटरवल हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं अमजद अयूब मिर्जा सर। तो इतना सब कुछ हो रहा है कि कहाँ से पकड़े कहाँ से छोड़े ये समझ में नहीं आता। G20 की सक्सेस ऐसे सर चढ़कर बोल रही है कि पूछी मत। तो मैंने सर से ऐसी बात की ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने कहा सर, पाकिस्तान में क्या रिएक्शन आ रहा है G20 को लेके? तो सर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बम्बार्डिंग, बड़े शॉकिंग थे। मैंने कहा सर चलिए बैठ के अभी के अभी रिकॉर्ड करते हैं। जी सर, over to you. What is the reaction on G20 coming from Pakistan? जी। देखिए, एक सरप्राइज के बाद दूसरा सरप्राइज झेल रहे हैं पाकिस्तान के लोग। अभी चंद्रयान 3 का जो है वो शौक उनको जो मिला है, तो जवाब देने को कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जी चांद पे जाने की क्या जरूरत है, मिला तो यहाँ जमीन पे लगा हुआ है। ये उनका आगे से जवाब है। और इसी तरह से अब ये जो G20 है, तो ये सोच रहे थे कि चाइना और चाइना की बेहस पे रशिया, प्यूटिन यानी कि शी जिनपिंग और प्यूटिन नहीं आएंगे तो ये खुश हो जाएगा मामला। लेकिन ये दो मुल्क नहीं आए तो अफ्रीकन यूनियन के जरिए 55 मुल्क आ गए G20 में नए। और इनमें ज्यादातर मुल्क जो है वो अक्सर मुसलमान मुल्क हैं। अफ्रीका के वो मुसलमान मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। तो मुसल इस्लाम का ठेका तो लिया हुआ था पाकिस्तान ने। और इन मुसलमान गरीब मुल्कों को लेकर जो है वो भारत जो है वो दुनिया के 20 लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज के मंच पे उनको लेके आ गया है। यानी कि सही मायनों में वो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यानी कि सबको बराबर कर दिया। तो वो काम तो कर दिया हिंदू मंत्री ने, हिंदू वजीर आजम ने। यानी गरीबों और अमीरों को एक ही मंच पे लाके बैठा दिया। तो अब जो वादा किया था मोदी जी ने अफ्रीका के साथ, देखिए जब अफ्रीका के टूर पे गए थे मोदी जी, तो अफ्रीकन ने उनको ये कहा था कि देखिए आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं। उनका मतलब था कि भाई G20 है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना, रूस है। तो आप इन बड़े लोगों के साथ जब बैठते हैं तो इनके साथ हमारी भी बात करें। तो वो उन्होंने कर दिया। और जिस खूबसूरती के साथ जो है वो जयशंकर जी गए, उनको लेके आए और फिर उनको जो है वो झंडा उनका रखा, कुर्सी रखी और उनको शामिल किया। तो G20 को G21 कर दिया मोदी जी ने। और अफ्रीकन यूनियन जो है इसमें 55 कंट्रीज हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान के साथ साथ अब चाइना भी आइसोलेशन में चला गया। ग्लोबल साउथ में तो चाइना फारग ही समझे आप। मतलब है कि अब जो मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह 10 करोड़ लोगों को हमने गुर्बत से निकाला हिंदुस्तान में, हमारा जो एम है अफ्रीका के साथ ताल्लुकात और दोस्ती का और इस तरह मंच पे लाने का, वो एम ये है कि हमने अफ्रीका को भी गुर्बत से निकालना है। अब गुर्बत में धकेला किसने? गुर्बत में धकेला उनको कई ऐसे ममालिक जो G20 में शामिल हैं, उन्होंने गुर्बत में धकेला। मजीद आज के मॉडर्न इतिहास में चाइना ने कर्जे दे दे के उनकी इकोनॉमीज को जकड़ा, गुर्बत में उनको और ज्यादा धंसा नीचे निकाल कौन रहा है? जिसको पाकिस्तान वाले कहते हैं काफिर। वो काफिर जो है वो मुसलमानों की आबादियों को नकारा है गुर्बत से। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक भी है पाकिस्तान की जनता के लिए। और अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल देखें, तो उसमें कई ऐसी चैनल्स हैं जिनमें आपको पाकिस्तान की जो यूथ है उसका जो IQ लेवल और मेंटल लेवल है, उसकी गिरावट का और उसकी पस्ती का पता चलेगा कि उनको साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है। सिर्फ उनको ये पता है कि औरत का पर्दा क्या है, जहाद क्या है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और कश्मीर हमने लेना है। यानी कि जिस कंट्री को आपने ये सबक पढ़ा पढ़ा के जवान किया है, उससे तो फिर तवक्को नहीं की जा सकती कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि वो उसमें कोई तरक्की करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और फिर सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान का ये जो दावा कि तुर्की जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, चाइना और तुर्की ये दो ही वो कहते हैं। तो तुर्की जो है वो अब
भारत के साथ सीमेंट का कारोबार करने जा रहा है, यानी वो सीमेंट एक्सपोर्ट होगा। तो और तुर्की ने कहा है कि भारत उनका बेस्ट फ्रेंड है। तो पीछे क्या रह गया? मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान की बात करते ही क्यों है। पाकिस्तान तो एक इनसिग्निफिकेंट कंट्री बन चुका है इस रीजन का। सवाए इसके कि जैसे वो एक रिंग में दो पहलवान है, तो हम हिंदुस्तान के पहलवान जो है उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ पाकिस्तान। वो मैच इज ओवर। पाकिस्तान का टावल ऑलरेडी आईएमएफ ने रिंग में फेंक दिया है। पाकिस्तान इज अ गॉन केस। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान। जी जी। सर बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आ रहे हैं वहाँ पर जो लोकल यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में। कुछ लोग तो कह रहे हैं, मतलब एक तरीके से जैसे कुछ लोगों में तो मातम छाया हुआ है जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान प्रेमी हैं और जो हमेशा जी जी इंडिया को जो भारत को हमेशा दुश्मन की नज़र से देखते हैं, बड़े भाई की नज़र की बजाय। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मोदी है बड़ा चालू इंसान है, इसने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना लिया है। ये मतलब जो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, उन लोगों को जो समझाया जाता है, जैसे पीएम मोदी इज क्लेवर मैन। और एक अंकल जी कह रहे हैं मार दो मार दो। ना अलग अलग तरीके के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, बट बड़े जाहिर है। जी देखिए ना, ये पाकिस्तान तो एक पागल खाना है। ये आप हमारी ड्यूटी एक दफा लगी थी लाहौर में। ड्यूटी नहीं लगी थी, मैं वहाँ, मेरी एक कोलीग थी जो मेंटल हॉस्पिटल जो है लाहौर का, उसकी वो एमएस लगी थी। तो मैंने कुछ अर्सा वहाँ मैं जाया करता था उनके पास पेशेंट्स देखने के लिए, अपने मेडिकल जो प्रोफेशन था उसको एनहांस करने के लिए, कि क्या क्या आ रहे हैं और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये पाकिस्तान तो वो पागल खाना है। एक आपने लोगों को पागल कर दिया ना, साइको केस कर दिया है सारे पाकिस्तान को। फिर जो रही सही कसर थी वो महंगाई ने, बिजली के बिलों ने वो पूरी कर दी है। तो पाकिस्तान से जो है अब लोग बड़े परेशान हैं। और आप देखें, ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो मुआहदे जो देखें, मेरी बात सुने, हमेशा ये हुआ है कि G20 का जब कंक्लूडिंग सेशन होता है, उस कंक्लूडिंग सेशन में एक जॉइंट डिक्लेरेशन पढ़ के सुनाया जाता है। लेकिन इस दफा G20 में वो डिक्लेरेशन ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड सेशन शुरू होने से पहले पास हुआ, और 200 से 300 तक इंडियन डिप्लोमेट्स ने इसके ऊपर काम किया है, और यूनानिमसली वो पास हुआ है। कोई उसके अंदर आर्गुमेंट नहीं हुआ कि कोई कहे मैं वीटो कर रहा हूं, या कोई कहे नहीं ये चेंज कर दो तो वो चेंज कर दो। और उसमें बात जो दो अहम बातें उसमें की गई, दो मेन अहम बातें। एक ये, मैं अपने पीओजेके के प्रोस्पेक्टिव से उसको देखता हूं ना। एक तो ये बात अहम है कि कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं देगा किसी को कि हमारे पास एटमी है तो हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। वो कोई यूज नहीं कर सकता लीवरेज के तौर पे डिफेंस में। और नंबर दो ये कि कोई किसी की टेरिटरी पे अगर इन्वेजन करता है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। अब आप ये देखें कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने पीओजे के जो है आज का, ये इन्वेड किया हुआ है। ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो ये इन्वेड किया हुआ है। एक तो ये आ गया मैदान में सवाल। दूसरा, ताइवान का मसला आ गया। अब चाइना ने भी इस डिक्लेरेशन पे साइन किए हैं। तो अब चाइना अगर ताइवान के ऊपर टेरिटोरियल एग्रेशन करता है, तो G20 प्लस 55 अफ्रीकन कंट्री जो है यूनियन के, वो चाइना को ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है ना जी। और इसके ऊपर रूस ने भी दस्तखत किए हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था, उसने भी साइन किए। जो जो है वो खुद एग्रेशन कर रहा है यूक्रेन में, एक तरह से अगर देखें। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि भाई पहले ये मामला हम तय कर ले, डिक्लेरेशन दे दो, आओ अब बात करते हैं। मैंने सुना कि पाकिस्तान मीडिया में बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया था G20 को लेके। कोई न्यूज नहीं, कोई खबर नहीं डालनी है, कोई भी डेवलपमेंट कवर नहीं करना है। जी सर। नहीं, वो तो ब्लैकआउट तो उन्होंने किया है, और लाइव फुटेज भी नहीं दिखाई, वो सारा ब्लैकआउट रहा है। लेकिन अब उनको दिखाना पड़ रहा है इसलिए कि
मतलब है कि क्या करें, करंट अफेयर न्यूज चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो खाना पूरी के तौर पर दिखा रहे हैं, कोई ऐसा खास नहीं दिखा रहे कि जिससे ये ग्लोरिफिकेशन हो इंडिया की या G20 भाई इंडिया में हुआ है, ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे। तो बल्कि वो कोई कह रहा था कि जी वो 4 दिन की चांदनी थी, अब प्रेसिडेंसी जो है G20 की वो ब्राजील को मिल गई है, अब थोड़ी है इंडिया। और यार इतनी तुम नफरत कर रहे हो, सोचो कि G20 से हमने क्या फायदा उठाया। यानी कि सबसे ज्यादा मोदी जी का फोकस कश्मीर पे रहा है, आपको पता है इस बात का। G20 के जो पहले सेशन हुए थे वो जो श्रीनगर में हुए, कश्मीर में हुए, उससे हाईलाइट हुआ पूरी दुनिया में कश्मीर टूरिज्म में। और आपको पता है ये 2 दिन कोई दारू नहीं चली, कोई मांस नहीं चला, कोई गोश्त नहीं चला, वेजिटेरियन खाना चला, और साथ में कश्मीरी चाय इंट्रोड्यूस की गई वहां पे। कहा तो यानी कहा लोग चाय पीते हुए भी कश्मीर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दिस इज लवली कश्मीरी टी, दिस इज लवली कश्मीरी टी। यानी कि लोगों के अंदर उन्होंने कश्मीर डाल के उनको नमस्कार करके जहाज पे चढ़ा के अपने अपने घरों पर चलता भी कर दिया। तो जी। ये इस हाइट ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, और इतनी बड़ी सक्सेस जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। जी, एक तरफ पाकिस्तान को काउंटर किया, टर्की को काउंटर किया। टर्की को तो बड़े प्यार से लॉलीपॉप दे दिया और उधर चाइना को सबको पता है चाइना को किस तरह चुप करा दिया। ज़्यादा बोलने का उन्हें मौका नहीं मिला। बट यहाँ पर ना ये जो इस्लाम का झंडा लेकर चलता था पाकिस्तान और अगर देखा जाए, मैं बोलूँगी 80 टू 90% ऑफ द वर्ल्ड इस्लाम वाज़ हियर G20 पर। You're बड़ी-बड़ी right, कंट्रीज़ actually. थी। You're right. जी। I mean, you could have called it an Islamic summit as well. इतने इस्लामिक देश थे। बिल्कुल सही तो कह रही हैं आप। अब पाकिस्तान किस मुँह से उठाएगा इस्लाम का झंडा ओ और किस मुँह भाई पे बरगला गायत्री जी, आप ये देखो कि मोदी जी के एक साइड पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन बैठे हैं और दूसरी साइड पे सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बैठा हुआ है। आप तो सीटिंग अरेंजमेंट देखो ना, बहुत बड़ी फतह है, बहुत बड़ी फतह है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब के, वो मोदी जी को वर्शिप करते हैं। वो उनकी देखो ना, विश्व गुरु कहना, हम कहते हैं विश्व गुरु, विश्व बनाना, विश्व गुरु, दुनिया का गुरु बना भारत। तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि जो सनातन धर्म का जो मॉडल है, ये मॉडल बेसिकली है क्या उसे कहते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटीज, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिलेशंस। उन्होंने कहा नहीं है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट दूर करने का वक्त है। उन्होंने नहीं कहा कि जी ये ऐसे कर देंगे तो वो कर देंगे, तो ना, उन्होंने कहा ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसको दूर किया जाए, जो करना है मिल बैठ के डिस्कस करके करें, सबको फायदा होना चाहिए, बात ही खत्म कर दी। तो अभी हमें जो हमारा जो पिछले 300-400 साल, बल्कि 1000 साल, जब से ये अरबों ने हमले किए हैं और यहाँ पे मुगलों की हुकूमतें और ये और वो रहा है, तो हमारे हिंदुस्तानियों के बीच में अभी भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, क्योंकि हमारे अंदर वो डाला गया ना कि तुम काले हो, तुम जाहिल हो, तुम्हारी संस्कृत क्या है, फारसी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। मतलब है हमें अपने जमीनी कल्चर से दूर किया गया, और उस जमीनी कल्चर के साथ हम जब जुड़ना चाहते हैं तो हमें एक कम कम हैसियत का इंसान तस्वर किया जाता था। तो वो एक जनरल जो नेशन की एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको ओवरकम करने में भी टाइम लगेगा। इसलिए हम इन इवेंट से ओवर जॉय, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है जैसे कि हम इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन हमें इतना कुछ मिल गया, इतनी इज्जत मिल गई। भाई हम इस काबिल थे, हमेशा से थे। ये, हाँ, ये नहीं है कि हम इस काबिल नहीं थे तो अचानक हमारी इतनी इज्जत होने लगी। हम इस काबिल थे, लेकिन हमारी काबिलियत को दबाया गया, छुपाया गया, पीछे हटाया गया। आज वो काबिलियत दुनिया देख रही है,
और जब दुनिया ने देखा तो दुनिया ने हमें अप्रिशिएट किया, और जब अप्रिशिएट किया तो हम चौंक गए, है अच्छा, इतने अच्छे हम, अरे बाप रे बाप, ये हो रहा है। अभी नहीं, हम और थोड़ा सा हमेशा टाइम से अच्छे लगेगा। थे, हमें डुबाया गया था, हमारा जी, कॉन्फिडेंस तोड़ दिया गया था। तोड़ हम दिया हमेशा ना, से तोड़ दिया गया। तो वो कॉन्फिडेंस अब आ रहा है ना वापस। आप जी, देखें कि इस वक्त उस कॉन्फिडेंस का ही नतीजा है कि आज गिलगित बल्तिस्तान में नारे लग रहे हैं, कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। आज पीओजेके में जो है वो 4 महीने हो गए, नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स चल रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लोग खुलेआम तकरीरें कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं, पानी हमारा, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर के नारे लग रहे हैं वहां पे। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट में नहीं है, बल्कि वो ट्रांसलेट हो रहा है नेशनल कॉन्फिडेंस, और फिर वहां से वो ओवरफ्लो होके वो रीजनल कॉन्फिडेंस भी तो डेवलप हो रहा है ना। आप देखें बांग्लादेश को कैसे बुलाया है, कितनी कितनी अच्छी बात है कि अपने नेबरिंग कंट्री की, दूसरे धर्म की प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया कि हम पूरी दुनिया के मेहमान आ रहे हैं, आप भी आए। देखे ना, आपके घर में आपके घर में अगर कोई बहुत अच्छा मेहमान आ जाता है, फर्ज करें आपके घर में सनी देओल आ जाता है मिलने, तो आप हमसायों को बुलाएंगे, वो हमारे घर सनी देओल आए हैं, आप भी आए, है ना। तो यही है कि बांग्लादेश को बुलाया, बांग्लादेश को और बहुत इज्जत दी, और छोटे देशों को बहुत इज्जत दी, और क्या है, यही होता है। ब्यूटीफुल, अ वेरी नाइस वे। बट जो पाकिस्तान से रिएक्शन हमेशा जानना अच्छा लगता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें व्हाट डू यू से, हमें पता होता है किस तरीके का रिएक्शन आएगा। बट हाँ, आप एक्चुअली सर पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या रही है पता है? वो हमेशा इन भारत के ऑपोजिशन की तरह एक्ट करते रहे हैं। हम उन्होंने हमेशा अपने आप को भारत के इर्द गिर्द समझ लिया। जैसे अभी मोदी के ऑपोजिशन में सारे ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, तो हम्म, उन्होंने अपनी ग्रोथ रोक दी, उन्होंने अपना दायरा लिमिटेड कर दिया, अपनी सोच रोक कर एक जगह पे फिक्सेट हो गए। अगर वो ये सोचते कि हमें भारत को आउटग्रो करना है, हमें भारत से आगे बढ़ना है, तो वो प्रोग्रेस की तरफ जाते, हेल्दी कंपटीशन करते। पर उन्होंने हमें कि हमें भारत को डुबोना है, हमें भारत को हराना है। जैसे अभी भारत में वो विपक्षी पार्टी है ना, वो सिमिलर वे में करती है, हमें मोदी को हराना है, मोदी कम्युनल है, मोदी सेकुलर। वही वही सेम पाकिस्तान पहले उसी रास्ते पे चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब आप किसी के आसपास अपने आप को नेगेटिवली फिक्सेट कर लेते हैं, तो डूबना बिल्कुल तो तय बिल्कुल। है। देखे ना, अब वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के अवाम को होस्टेज बनाया हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने। पाकिस्तान आर्मी अगर इंडिया के खिलाफ ये चूरन ना बेचे तो 2 दिन भी वो अपने अपने फंड्स को जो वो लेते हैं डिफेंस के नाम पे, अपनी रोजी वर्दियों रोटी को, नहीं अपनी चलेगी। गाड़ियों को, अपनी पर्क्स को, अपनी प्रिविलेज को डिफेंड नहीं कर सकते। वो यही कह के डिफेंड करते हैं ना कि हमने तुम्हें बचा के रखा हुआ है इंडिया से। तो इंडिया ने तो आज तक पाकिस्तान पे एक हमला नहीं किया। इंडिया ने तो आज तक कोई एक दहशतगर्द नहीं भेजा पाकिस्तान में। पाकिस्तान हर रोज भेजता है। अभी 3-4 दिन पहले रावलाकोट जो है वहां पे दहशतगर्द मारा गया है, जिसने इंडिया में आके तो 4-5 फौजी मारे थे, तो भाग के पाकिस्तान आ गया था। रावलाकोट मस्जिद में उसको किसी ने गोली मार दी। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इज अ कॉन केस, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान इज एन आइडिया। That idea has failed. It failed in 1971 when Bengalis left Pakistan. And Pakistan is basically a prison of different nations, जिसमें बलोच, पश्तून, हम लोग, सिंधी, हजारावाल, ये सब कैदी हैं। और आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर चल रही है भाई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले चित्राल पे आ गए, घुस गए वहां, और कितने उन्होंने पाकिस्तानी फौजी मारे हैं ये पिछले 3 दिन में। फिर आप देखें बलूचिस्तान में हर रोज पाकिस्तानी फौज मर रही है वहां पे। फिर आप सिंध में देखें क्या तूफान मचा हुआ है। फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें लाखों लोग रोज सड़कों पर निकले होते हैं। फिर आप पीओजे में देखें हड़तालें, धरने, जुलूस। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान अब सिर्फ
एक हिचकियां लेता हुआ ऐसा मरीज है जिसकी आखिरी सांसें अटकी हुई हैं बस, और क्या है बाकी। वेंटिलेटर पे जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अमजद अयूब मिर्जा सर का भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे सभी लोग वहां पर कनेक्ट हों और सर के रेगुलर वीडियोस आते हैं, उनको उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू राइट टू मी, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो जय मच हिंद, सर। जय जम्मू कश्मीर, जय श्री राम। थैंक यू।